नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको स्कॉलर जॉब अपडेट्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा एआईसीटीई रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का डिटेल नोटिफिकेशन। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन मेरे सामने खुला है, तो पूरा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे तो पहले हम यहाँ पे एनटीए के बारे में थोड़ा लिखा गया है, इसको स्किप करके हम डायरेक्ट डिटेल्स में चला जाएंगे कि क्या क्या लिखा गया है। यहाँ पे आपको इंडेक्स पूरा मिल जाएगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है विथ पेज नंबर। नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन आई बटन या डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप वहाँ से आपको मिल जाएगा, आप देख लेना एक बार। तो यहाँ पे पेज नंबर 4 पर डायरेक्ट आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। आपका लास्ट डेट है 15 में, इससे पहले आपको सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन फ़ीस आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए आपका है 1000 रुपया, और एससी एसटी कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपका 600 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस है, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए आपका कोई भी एप्लीकेशन फ़ी इधर मांगा नहीं गया है, फ्री है। और बाकी सब जो डिटेल्स है ये एनटीए के वेबसाइट पर आपको इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको इंटीमेट किया जाएगा। तो आपको मतलब लगातार एनटीए के वेबसाइट को चेक करना है कि कब एग्ज़ाम होगा, ठीक है, कब एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है, ये सब बाद में एनटीए के वेबसाइट पर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे आपका दिया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप इस लिंक से या फिर इस लिंक से जाके अप्लाई कर सकते हो। ये एक हाइपर लिंक है, तो आप डायरेक्ट क्लिक करोगे तो ये आपको वेबसाइट पर लेके चला जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है, यहाँ पे एनटीए के बारे में जो लिखा गया है आप एक बार देख लेना। उसके बारे में नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट का जो स्टाफ है, यहाँ पे देखो कि लिखा गया है कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, और हेड क्वार्टर आपका न्यू दिल्ली है। मतलब अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे तो आपका पोस्टिंग न्यू दिल्ली में होगा। तो पोस्ट देख लेते हैं। टोटल 46 पोस्ट है। अकाउंटेंट ऑफिस सुपरिंटेंडेंट कम अकाउंटेंट का 10 पोस्ट है, यूआर का 6 पोस्ट, एससी का 1 पोस्ट, ओबीसी का 2 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का सिर्फ एक ही पोस्ट है जनरल कैटेगरी का, वो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, बाकी का कोई पोस्ट है नहीं कैटेगरी वाइज। असिस्टेंट का 3 पोस्ट है, 3 ही जनरल कैटेगरी का सीट है। रिजर्व कैंडिडेट वालों के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है। फिर है आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर जो है ग्रेड 3, 21 पोस्ट है। जनरल कैटेगरी 3 पोस्ट है, एससी के लिए 3 पोस्ट है, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 5 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 पोस्ट है। और लास्ट में एलडीसी का जो पोस्ट है वहाँ पे 11 पोस्ट है। जनरल कैटेगरी के लिए 8 पोस्ट है, एससी के लिए 1 पोस्ट है, एसटी के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है यहाँ पे, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 46 पोस्ट है। जनरल कैटेगरी 28 पोस्ट है, और रिजर्व आप देख सकते हो इधर नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल दिया गया है। इसके बाद जो लिखा गया है कि नंबर ऑफ पोस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, वो तो हर किसी पोस्ट में ही ऐसा रहता है, ऐसा कोई नया नहीं है। तो एलिजिबिलिटी पर आ जाएंगे। अगर आप अकाउंटेंट या ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो 35 इयर्स या उससे नीचे आपका एज लिमिट होना चाहिए। आपका पे लेवल 6 पे आपका सैलरी होगा जैसे दिया गया है, और आपका कॉमर्स में एक डिग्री रहना चाहिए, और 5 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए, ठीक है, वरना आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। डीवी के टाइम आपको वर्क एक्स का सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा। फिर आपको आना पड़ेगा जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए, वहाँ पे भी 35 इयर्स का एज लिमिट है। पे लेवल आप देख सकते हो इधर सेम ही दिया गया है, मैट्रिक्स 6 पे लेवल। यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए इन हिंदी या फिर इंग्लिश में, और अगर आपका इंग्लिश में मास्टर डिग्री है तो फिर आपका हिंदी एज अ सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट आपका रहना चाहिए डिग्री लेवल पे, या फिर आपका मास्टर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए जहाँ पे हिंदी मीडियम में आप पढ़े हो, ठीक है, या फिर आपका बैचलर्स डिग्री विथ हिंदी और इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट रहना चाहिए, या फिर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन एक लगेगा,
और 2 साल का ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस आपको लगेगा, वरना आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर आपका है असिस्टेंट पोस्ट, जिसके लिए आपका 35 इयर्स एज लिमिट है। पे लेवल मैट्रिक्स आपका सेम ही है। यहाँ पे आपका कोई भी बैचलर डिग्री रहेगा तो चलेगा, पर एक चीज़ जो है यहाँ पे आपका 6 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस लगेगा। अगर आपका 6 साल का वर्क एक्सपीरियंस एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पे नहीं है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन तो जेनेरिक है। फिर आपका DEO है, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इसके लिए 30 इयर्स एज लिमिट है। आपका पे लेवल 2 मैट्रिक्स है। यहाँ पे आपका डिग्री रहना चाहिए, कोई भी बैचलर डिग्री चलेगा, सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा कोई भी चलेगा, ठीक है। इसमें कोई कंपल्सन नहीं है, अगर आपका पास सर्टिफिकेट कोर्स है तो भी चलेगा। टाइपिंग स्पीड यहाँ पे आपको लगेगा 8000 की डिप्रेशन 1 घंटे पे, ठीक है, कंप्यूटर में आपको देना पड़ेगा। LDC के लिए लोअर डिवीज़न क्लर्क आपका 30 इयर्स एज लिमिट है, ठीक है। पे लेवल 2 मैट्रिक्स है, आपका एक बैचलर डिग्री रहना चाहिए। और टाइपिंग स्पीड अगर आप इंग्लिश में दोगे तो 30 वर्ड्स पर मिनट लगेगा, अगर आप हिंदी में दोगे तो 25 वर्ड्स पर मिनट लगेगा। डिज़ायरेबल है ये कि आपका एक्सपीरियंस अगर रहेगा तो अच्छा है, नहीं रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये डिज़ायरेबल है, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंडर ये नहीं पड़ता है, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ पे मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास रहना चाहिए, वरना आपका जो है एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एक्सपीरियंस के बारे में एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। अगर आपका कोई पार्ट टाइम एक्सपीरियंस है तो वो काउंट नहीं होगा, आपका फुल टाइम एक्सपीरियंस ही यहाँ पे चाहिए। पार्ट टाइम एक्सपीरियंस यहाँ पे कोई भी काउंट नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। मोरलेस सेम ही है, पर थोड़ा बहुत अगर कुछ चेंज है तो आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। पूरा PDF में दे दूंगा, आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप देख लेना। आई बटन पे दे दूंगा आपको, ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा नोटिफिकेशन का PDF, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा, ये पेज नंबर 9 है, आपको पूरा यहाँ पे मिल जाएगा कि क्या क्या आपका मॉडलिटीज़ रहेगा एग्ज़ाम का, ठीक है। आप एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। हर पोस्ट के लिए दिया गया है 100 मार्क्स का और 100 मिनट्स का एग्ज़ाम रहेगा। एक क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो 1/4 आपका डिडक्ट होगा, मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लीजिए कि फाइनल मेरिट का जो यहाँ पे मॉडलिटीज़ रहेगा। स्किल टेस्ट जिस पोस्ट के लिए है, आपको स्किल टेस्ट वहाँ पे मैंडेटरी क्वालिफाई करना पड़ेगा, वरना आप रिटन टेस्ट में भी अगर क्वालिफाई हो जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको स्किल टेस्ट में क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। कुछ पोस्ट है जैसे 1 2 3, मतलब सीरियल नंबर आप ऊपर देख लेना नोटिफिकेशन में। अकाउंटेंट, सुपरिंटेंडेंट कम अकाउंटेंट और जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, यहाँ पे सिर्फ रिटन टेस्ट में ही आपका हो जाएगा। और कुछ पोस्ट है जैसे कि DEO ग्रेड 3 और LDC, यहाँ पे आपका 2 स्टेज में सिलेक्शन होगा। दैट इज़ आपका रिटन टेस्ट लगेगा, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट में भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ और देख लेते हैं कि रिटन टेस्ट में मिनिमम जनरल कैटेगरी को 30%, OBC WS को 25% और बाकी सारे जो कैटेगरीज है आपको 20% मार्क्स लाना ही है, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। हालांकि कट ऑफ शायद इससे भी थोड़ा ज़्यादा रह सके, पर आपको मिनिमम इतने मार्क्स तो लाने ही है। मतलब अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको 30 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम आपको लाना है, ठीक है। और यहाँ पे आंसर की भी आपको दिया जाएगा, आप चेक कर सकते हो कि आपको कितना मार्क्स आया है। बाकी सब तो यहाँ पे जेनरिक इन्फॉर्मेशन जो दिया गया है वैसा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। इधर चले जाते हैं 1:5 में आपको बुलाया जाएगा। अगर आपका कुछ स्किल टेस्ट है या फिर कोई इंटरव्यू है, कोई भी है, या फिर आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग भी है, तो DV के लिए आपको 1:5 रेशियो में बुलाया जाएगा। मतलब अगर AICTE ने एक पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाला है तो 5 लोगों को बुलाया जाएगा, उसमें से काट छाट के एक लोग को फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। और अगर कोई वेटिंग लिस्ट आता है तो वो AICTE बाद में अपने अनुसार डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। सेम ही चीज़ लिखा गया है इधर भी,
हाउ टू अप्लाई, इधर एक पोर्ट लिंक दिया गया है, हाइपर लिंक है, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर लीजिएगा। मैं बाद में दिखा दूंगा कि नीचे डेमो है, ठीक है, कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में तो पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब आ जाते हैं थोड़ा एज रिलैक्सेशन पे। कास्ट वाइज कौन से कास्ट का कितना एज रिलैक्सेशन रहेगा, इस टेबल पर पूरा डिटेल्स दिया गया है कि एक सर्विसमैन, SC ST OBC किन किन लोगों को कितने साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आप एक बार नोटिफिकेशन का PDF में डिटेल में देख लीजिएगा। उतना ज़्यादा है नहीं। EWS का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है कि EWS का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा यहाँ पे, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। अगर आप EWS कोटा से अप्लाई कर रहे हो तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी सब तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। स्क्राइब के बारे में दिया गया है, जो भी लोग PWD से अप्लाई करोगे, पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक बार स्क्राइब का यहाँ पे पेज नंबर 12 पे देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप इधर आएंगे, ठीक है, उसके बाद जब आप नीचे आओगे, ठीक है, जेनरिक इन्फॉर्मेशन ही है, उतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सीधा पेज नंबर 16 पर अब हम जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, पहले 15 नंबर पेज पर जाएंगे। पॉइंट नंबर F, यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपको एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आपको एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में आपको ऑप्शन मिलेगा। आपको उन सारे पोस्ट को चूज़ करके सारे पोस्ट के हिसाब से सेपरेटली एप्लीकेशन फ़ी आपको देना होगा। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म में आपको बार बार मतलब अप्लाई नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे लिखा गया है कि ओनली वन एप्लीकेशन इज़ अलाउड टू बी सबमिटेड, मतलब एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन देगा, उसके अंदर बताया जाएगा कि A B C D करके आप एक या ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो कि नहीं। क्यों, पर अगर आप एक कैंडिडेट ने ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा एप्लीकेशन भर दिया एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर का लिस्ट आपको दिया गया है। वेस्ट बंगाल में कोलकाता सेंटर है, सिटी कोड देख लीजिएगा। जब आप एग्ज़ाम अप्लाई फॉर्म फिलअप करोगे तो बहुत ध्यान से एग्जामिनेशन सेंटर भरना, और ये लिस्ट को देख के ही आप एग्जामिनेशन सेंटर को ज़रूर भरिएगा, ठीक है। और आज के लिए इतना ही है। लास्ट में यहाँ पे पेमेंट ऑफ एग्ज़ाम फ़ी कुछ है, यहाँ पे देख लीजिएगा कि आप किस कार्ड से अप्लाई कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको कितना GST या फिर फीस या फिर टैक्स लगेगा। एकदम लास्ट में हम चले जाएंगे थोड़ा कैंडिडेट को दिखाने के लिए कि डेमो एप्लीकेशन फॉर्म कैसा होता है। यहाँ पे रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए कुछ सर्टिफिकेट्स है, फॉर्म फॉर कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST, ये आप थोड़ा देख लीजिएगा। जो भी कैंडिडेट रिजर्व कोटा के लिए अप्लाई करेंगे, आप लोगों के लिए बहुत सारा एनेक्सर है, लास्ट में ध्यान से देख लीजिएगा। हम एकदम लास्ट में थोड़ा चले जाते हैं। ये सब रिजर्व कैंडिडेट्स लोग जो भी PWD कैंडिडेट्स है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम एकदम लास्ट में चले जाते हैं पेज नंबर 27 पे। यहाँ पे एक डेमो दिया गया है कि आप कैसे अप्लाई करोगे, इंटरफेस कैसा होता है। तो जो लोग पहली बार इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, पहली बार NTA के पोर्टल में जाके अप्लाई कर रहे हो, इसको बहुत ध्यान से देख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पेज नंबर 27 से आपका डेमो दिया गया है कि आप कैसे अप्लाई करोगे, इंटरफेस कैसा रहेगा, इसको ध्यान से देख के तभी अप्लाई करना। तो चलिए आज के लिए इधर ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि चैनल का हर नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच सके। PDF का मैं आई बटन पर दे दूंगा, ठीक है, आपको आई बटन पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों, ये डेमो ज़रूर देख लेना, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।